हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी। मेरा नाम है भूपिंदर वाधवा। आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज इज़ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची इन 1972 एट AT&T's Bell Laboratory, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरी टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची सर ने 1972 में डेवलप किया था। इसलिए किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया था। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो देखते हैं ज़रा। देखो, हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी, ठीक है ना। और बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट्स आती हैं, ज़ीरो और वन। सिर्फ ज़ीरो और वन। अब कंप्यूटर क्या एक मशीन है, और जो कोड मशीन समझेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मशीन कोड बोलते हैं, ठीक है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, मशीन कोड, लो लेवल लैंग्वेज क्या है? एक ही बात है, ठीक है ना। ये वो कोड है जिसे मशीन अंडरस्टैंड करती है। अब देखो, जब शुरू शुरू में कंप्यूटर बने थे ना, वो उस वक्त भी बाइनरी लैंग्वेज ही समझते थे। बट फ़र्क ये है, उस वक्त जो हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे वो भी बाइनरी में ही देते थे। सपोज हमें दो नंबर इनपुट कराने हैं, 12 और 18। तो इन्हें हम डायरेक्ट इनपुट नहीं करा सकते थे। हमें पहले क्या करना पड़ता था? इनका बाइनरी कोड निकालना पड़ता था। फिर उस बाइनरी कोड को एज ए हम इनपुट देते थे। अब बाइनरी कोड कैसे निकालेंगे? ये देखो, 12 का अगर हमें बाइनरी कोड चाहिए तो 12 को 2 से एलसीएम ले चलेंगे। 2 6 है 12, रिमाइंडर 0। 2 3 था 6, 0। 2 1 है 2, रिमाइंडर 1 आ गया। 2 0 फिर रिमाइंडर 1। तो ये जो हमारा कोड निकल के आया 1 1 0 0, ये क्या है? ये है 12 का बाइनरी कोड। इसी तरीके से 18 का जो हम 2 से एलसीएम लेंगे तो जो बाइनरी कोड निकल के आया क्या आएगा? 1 0 0 1 0। तो पहले क्या था, कंप्यूटर जो थे वो बाइनरी ही समझते थे आज की तरह। बट हम पहले जो थे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी जो है हम इनपुट जो थे हम बाइनरी में ही देते थे, ठीक है ना। अब बाइनरी में कैलकुलेशन करना कितना डिफिकल्ट रहेगा। अभी तो दो नंबर है 12 और 18, हमने इसका बाइनरी कोड निकाल लिया। सपोज कोई 5 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट नंबर है ना। तो आधा से ज़्यादा टाइम तो हमें बाइनरी कोड निकालने में लग जाएगा। तो उसका जो सोल्यूशन निकाला गया वो सोल्यूशन था असेंबली लैंग्वेज। देखो, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो है वर्क करती है सिंबल्स पे, जिन्हें हम निमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज किस पे काम करती है? सिंबल्स पे। किस तरह के सिंबल्स? ये देखो, पढ़ने में ये लग रहा होगा जैसे ये ऐड है, एस यू बी सब्ट्रैक्ट हो गया, मूव, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। पढ़ने में ये लग रहा होगा क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं। बट फॉर असेंबली लैंग्वेज दीज आर सिंबल्स। असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या है? ये सिंबल्स हैं। भले ही हमारे लिए वर्ड्स हैं, बट फॉर असेंबली लैंग्वेज ये क्या है? सिंबल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं। अब कंप्यूटर तो अभी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और हम जो इनपुट दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर तो असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, तो क्या चाहिए होगा? एक कन्वर्टर चाहिए होगा जो कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करे, और उस कन्वर्टर का नाम है असेंबलर। क्या नाम है? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज। अब असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, जिसे हमारा कंप्यूटर, हमारी मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, और फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये जो असेंबली लैंग्वेज थी, ये भी जो है बहुत क्लोज थी किसके? लो लेवल लैंग्वेज के। और एज ए प्रोग्रामर ये अभी भी इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। तो फिर इसका जो सोल्यूशन था वो था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या था? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोग्रामर। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता
हाँ, या कर सकता है भी कहो, क्योंकि ना, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब देखो ये एक स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो। अब अगर कोई पर्सन जिसे प्रोग्रामिंग की ज़ीरो नॉलेज है, वो इस स्टेटमेंट को देखता है, तो कम से कम गैस तो कर ही सकते हैं ना कि भैया हेलो प्रिंट हो रहा होगा। बट अगर उसी पर्सन को हम एक बाइनरी कोड दे दें 10010, तो वो तो गैस भी नहीं कर पाएगा ये क्या नंबर है। ठीक है ना। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इजीली अंडरस्टैंडेबल। बट हमारा कंप्यूटर क्या है, अभी भी बाइनरी कोड समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हमें क्या चाहिए होगा, फिर से कन्वर्टर चाहिए होगा। और हाई लेवल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दो कन्वर्टर अवेलेबल है। पहला है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, फ़र्क क्या है दोनों में, देखो। सपोज करो हमारे पास 10 लाइन्स ऑफ कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरे कोड को एक साथ स्कैन करेगा। और अगर किसी स्टेटमेंट में एरर आ रही है, सपोज करो थर्ड स्टेटमेंट में एरर है और ये सेवन्थ स्टेटमेंट में एरर है, कंपाइलर क्या करेगा, पूरा कोड एक साथ स्कैन करेगा। अगर कोई एरर आती है या एक से ज़्यादा एरर आती है, वो क्या करेगा, वो एक साथ ही बता देगा कि भैया थर्ड स्टेटमेंट में एरर है और सेवन्थ स्टेटमेंट में एरर है, इसे ठीक करो, फिर कोड आगे एग्जीक्यूट ओवर आउटपुट आएगा। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो पहली लाइन को चेक करेगा, सही है, और वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगी वो लाइन और आउटपुट आ जाएगा। सेकंड लाइन चेक करेगा, सही है, वहीं पे आउटपुट आ जाएगा। थर्ड लाइन को चेक किया, एरर है, तो भैया पहले इस एरर को ठीक करो, फिर कोड वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। यानी कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड एक साथ स्कैन करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करेगा, और स्टेटमेंट सही है तो आउटपुट भी साथ के साथ ही आ जाएगा। क्लियर हुआ। कंपाइलर क्या करता है, इट स्कैन्स द होल कोड इन वन गो, इफ एनी एरर और एरर्स फाउंड इट शोज ऑल द एरर और एरर्स टुगेदर, वो सारी एरर एक साथ दिखा देगा। ठीक है ना। इंटरप्रेटर क्या करता है, इट स्कैन्स द कोड लाइन बाय लाइन। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी हमने पढ़ा बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अब देखो, हमने लिखा था कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है, एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो कि सपोर्ट करती है बोथ लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। यानी कि मिडल लेवल मतलब सपोर्ट्स बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ये तो हो गया मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, ओके, तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को इतना तो पता ही हो कि हम सी प्रोग्रामिंग में ये कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो एक छोटा सा कोड देखते हैं पहले, सम ऑफ टू नंबर का अगर हमें कोड करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, सम इक्वल टू a प्लस बी एंड प्रिंट सम। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा कोड लिखा। अब देखो हमने क्या किया, ये चार इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को कि भैया ए को 10 मिल जाए वैल्यू, बी को 20 वैल्यू मिल जाए, और सम के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन हो जाए, और फिर वो सम की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए। ये हमने क्या दी कंप्यूटर को, चार इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या दिए, चार इंस्ट्रक्शंस। और इन चार इंस्ट्रक्शंस को मिला के हमारा क्या बना, ये एक प्रोग्राम बना। तो यानी कि प्रोग्राम क्या हुआ,
प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी कई तरीके के होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके लिए सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया था। ठीक है ना। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरैक्ट कराते हैं। जैसे सपोज कोई पर्सन है कुमार, ठीक है, और इस पर्सन के पास एक बहुत ही बढ़िया सा डेस्कटॉप है जिसकी कन्फिग्रेशन देखो, 32 GB की तो रैम हो गई, 1 TB SSD हो गया और लेटेस्ट प्रोसेसर हो गया। बट इस डेस्कटॉप में, इस सिस्टम में, इस मशीन में अगर कोई विंडो ही नहीं डली हुई तो क्या ये पर्सन इस डेस्कटॉप को इजीली एक्सेस कर पाएगा या कोई काम कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो जो विंडो हम डलवाते हैं सिस्टम में, वो विंडो क्या है? विंडो हमारी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज 7, 8, 10, 11 हो गया, मैक ओएस, यूनिक्स, लाइनक्स आर एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर अदर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी है। देखो, सबसे पहले आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे सिस्टम को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गया। अब एंटीवायरस क्या करता है? हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकता है, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथ चलेगा। ठीक है ना। फिर आता है फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? फाइल का जो साइज़ है उसे रिड्यूस कर देता है। सपोज हार्ड डिस्क में स्पेस कम है और हमारे पास एक लार्ज फाइल आ जाती है, तो क्या करेंगे? फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस फाइल का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ताकि हम इजीली स्टोर कर सकेंगे उसे। ठीक है ना। फिर आता है क्लीन अप सॉफ्टवेयर। क्लीन अप सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हमारे सिस्टम से जंक फाइल्स को, गार्बेज फाइल्स को, या फिर टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर देते हैं। फिर आता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अभी ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, अभी जब हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बेसिक हार्डवेयर को तो सपोर्ट कर जाएगा, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यूएसबी हो गया, बेसिक हार्डवेयर को सपोर्ट कर जाएगा। बट अगर हम कोई ऐसा हार्डवेयर अपने मशीन के साथ, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं जिसके बारे में ओएस को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, तो जब तक ओएस को उस हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा। और उस हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन ओएस को देने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। वो जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर उस हार्डवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे इंस्टॉल करते ही वो सारी इन्फॉर्मेशन ओएस को मिल जाती है। और जब ओएस को उस हार्डवेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो हार्डवेयर जो है इजीली वर्क करेगा। ठीक है ना। और जितने भी हार्डवेयर एक्सटर्नल हम लगाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है ना, या थंब प्रिंटिंग मशीन हो गया, तो जितने भी हार्डवेयर हम अलग से अटैच करते हैं उन सब के ड्राइवर की एक सीडी साथ में मिलती है। ठीक है ना। तो वो इंस्टॉल करेंगे तो उस हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन जो है ओएस को मिल जाएगी, जिससे कि वो इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, जनरली जो काम हम करते हैं, जैसे इंटरनेट चलाना हो गया, टाइपिंग हो गया, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। अब इंटरनेट अगर चलाना है तो क्या हम अलग से सॉफ्टवेयर बनवाएंगे? नहीं। मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं वो सब क्या करते हैं? क्रोम यूज़ कर लेते हैं, या तो एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या मोजिला हो गया। तो
ऐसी कॉमन नीड्स के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। अब जैसे टाइपिंग करनी है तो अलग से सॉफ्टवेयर थोड़ी ना बनवाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड प्रोसेसर, हम उस पर काम करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट अवेलेबल है। तो जनरल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर है वो क्या है हमारे पास, वो क्या कहलाएंगे, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। कस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर यूज़र की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, टिकटिंग हो गया, या फिर रिसिप्ट एंड इनवॉइस हो गया। ठीक है ना। अब सपोज करो दो स्कूल हैं, एक है ABC और एक है XYZ। अब इन दोनों स्कूल्स के अपने कुछ फैसिलिटीज़ होंगी। ठीक है ना। अपना कोई फीस स्ट्रक्चर होगा। हो सकता है ABC स्कूल जो है सिर्फ 5th क्लास तक होगा, 5th स्टैंडर्ड तक होगा, XYZ अपना 12th तक होगा। ठीक है ना। तो क्या ये जो दोनों स्कूल हैं, क्या इनका जो सॉफ्टवेयर है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दोनों के स्कूल्स की अपनी अपनी फैसिलिटीज़ अलग हैं, फीचर्स अलग हैं। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम बैंकिंग की बात करें तो दो बैंक ले लेते हैं, जैसे एक PNB ले लेते हैं, ठीक है, ICICI। ठीक है ना। अब क्या ये दोनों बैंक जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्या एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं या एक दूसरे का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों बैंक्स के जो है अपने अपने ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं। ठीक है ना। फिक्स्ड चार्जेस हैं या FD के रेट्स हैं, दोनों के अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में जब हमारे पास दो अलग अलग पर्सन हैं या फिर दो अलग अलग कंपनीज हैं जिनके काम करने का तरीका, जिनके फीचर, जिनकी फैसिलिटीज अलग अलग होती हैं, तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर। और इन कस्टम सॉफ्टवेयर को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आप लोगों ने देखा कि फेडरल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके लिए C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका पहला वर्जन आया था 1969 में, जो कि किस पे डेवलप किया गया था, वो डेवलप था किस पे, असेंबली लैंग्वेज पे। उसके बाद यूनिक्स का सेकेंड वर्जन, थर्ड वर्जन, बट जो यूनिक्स का फोर्थ वर्जन आया था 1973 में, वो किस पे डेवलप किया गया था, वो डेवलप किया गया था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। है ना। अब जैसे जैसे C लैंग्वेज पॉपुलर होती चली गई, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यूज होने लगी। जैसे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वीडियो गेम्स में भी यूज होने लगा। फिर आपका डेटाबेस एप्लीकेशन जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ओरेकल। ओरेकल का जो पहला वर्जन आया था वो कब आया था, वो आया था 1978 में, और ये भी डेवलप किया गया था किस पे, असेंबली लैंग्वेज में। बट ओरेकल का जो थर्ड वर्जन आया था 1983 में, ये डेवलप किया गया था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है ना। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।